पारू, आप इतनी जिद्दी क्यों है? अच्छा ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो सावधानी से जाए और संध्या होने से पूर्व ही आप निवास स्थान पर आ जाए। देवराय ने अपनी कमर से कुछ मुद्राओं की थैली अरुंधति को देते हुए कहा। जी पिताजी, ये कहते हुए अपने पिता को कस के गले लगा लिया और तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसको इस तरह भागते देख देवराय हंसते हुए बदमाश बच्ची माया और अरुंधति एक बग्गी में बैठकर मेले के लिए प्रस्थान कर गई। वहीं दूसरी तरफ नयन भी अपनी दासियों के साथ पतंग उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़ी, जो कि अब उसके पिता का भी बहुत ही ऊंचा बड़ा रंग पद था। उसके रंग ढंग भी अब अलग हो चुके थे। आज वह बहुत ही सजी सवरी उत्सव में जाने के लिए उत्साहित थी, क्योंकि वहां पर राजकुमार राज अपने भाइयों के साथ शामिल होने के लिए आ रहे थे। राजकुमारी अरुंधति माया के साथ हर दुकान में जाकर सामान देख रही थी, खाने पीने के सामान लेकर हर एक जगह घूम रही थी। फिर वो हर एक झूले में बैठकर खूब शोर शराबा मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नयन अपनी दासियों के साथ मेले में शामिल होगी। वह अपनी दासियों के साथ एक अदा से चलती हुई हर दुकान पर रुककर सामानों की जांच कर रही थी और खरीद रही थी। तभी किसी का जोरदार धक्का नयन को लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। नयन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। धक्का देने वाले की तरफ मुड़ी तो उसने देखा धक्के देने वाला कोई और नहीं, अरुंधति है, जो खुद भी एक तरफ गिरी पड़ी थी। अचानक धक्का लगने से दोनों एक ही जगह पर जमीन पर गिर पड़ी। नयन गुस्से से खड़ी हुई अरुंधति के पास जाकर कहने लगी, ये जानबूझकर किया है ना तुमने? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस दौड़ रही थी, मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपसे टकरा गई। अरुंधति डरते हुए नयन से कहा। नयन ने जब अरुंधति को अपने पास आते हुए डरते हुए देखा तो उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक तेज आवाज वहां पर गूंज उठी। सभी ने एक साथ आवाज की तरफ देखा। जा राजकुमार राज अपने भाइयों के साथ खड़े हुए थे। राजकुमारी नयन राजकुमार को देखते हैं एक मासूम और बेचारी स्थिति में आ गई। आप ऐसा क्यों करती है अरुंधति? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आपने मुझे धक्का क्यों मारा? देखो ना राजकुमार, मेरे हाथ में चोट लग गई। नयन राजकुमार राज के पास जाकर अपने हाथों को दिखाने के और कहने लगी, किसकी इतनी दुस्साहस है कि आपको वह चोट पहुंचा दे? ये कहते हुए राजकुमार नयन के हाथों पर फूंक मारने लगा। अरुंधति ने देखा तो उसका दिल मायूस और दुखी होने लगा। उसने अपनी आंखों के आंसू को छुपाने के लिए सिर नीचे कर लिया। इधर ये कहते हुए राजकुमार ने अरुंधति की तरफ घूमा। राज की आंखें खुली की खुली रह गई। वह एक टक अरुंधति को देख रहा था। उसकी मासूम भरी सुंदरता सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग बना रही थी। वही अरु, जिसके चेहरे पर डर और माथे पर चांदनी की तरह पसीने की बूंदें टपक रही थी। अरुंधति ने डरते हुए राजकुमार राज को देखा, जो उसे घूर रहा था। उसने जल्दी से डर कर अपनी आंखें नीचे कर ली और हकलाते हुए कहने लगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने देखा नहीं। अरुंधति अंदर से इतना डर चुकी थी कि उसके पैर कांप रहे थे। उसे अपने बचपन की घटना याद आ रही थी, कैसे राज ने नयन के कानों से थप्पड़ मारा था। वह डर गई थी। तभी उसके पास माया आते हुए बराबर में खड़ी हो गई। राजकुमार, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, अरु की कोई गलती नहीं, हम बस दौड़ रहे थे। राजकुमार तो कोई और ही दुनिया में खोया हुआ था। बस वह अरुंधति को अपनी आंखों में समा रहा था। राजकुमार, आप ठीक तो हैं ना? नयन राज को गुमसुम देखा तो उसके हाथों को पकड़कर हिलाते हुए कहने लगी। नयन की आवाज़ से राज होश में आया। आप ठीक तो हैं ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है राजकुमार। राज ने नयन के हाथों को अपने हाथों में रखते हुए कहा। नयन का चेहरा जलन से काला पड़ चुका था। वह एक औरत थी और जानती थी कि मर्द किस नज़र से देख रहा। उसने अरुंधति को जलन से देखा, जो सादगी में भी प्रीतम सुंदरता देवी लग रही थी। उस समय आने वाले सभी युवक उसे घूर घूर कर देख रहे थे। चलिए ना राजकुमार, मेला घूम कर आते हैं। नयन ने राजकुमार राज को लग बस घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगे। राजकुमार राज जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़कर अरुंधति को देखता, जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। फिर वो नयन के साथ चले जाते। बाल बाल बच गए। अरुंधति ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, चलो माया, थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। अरुंधति ने एक घर के सामने ऊंचे चबूतरे को और देखते हुए कहा। दोनों जाकर वहाँ पर बैठ गई और आने जाने वाले को देख रही थी। दोनों आने जाने वालों पर कुछ न कुछ कह रही थी और दोनों आपस में खिलखिला कर हंस रही थी। तभी अरुंधति को मीठा खाने का मन हुआ। उसने माया से कुछ मीठा लाने को कहा और माया उसके लिए मीठा लेने चली गई। वहीं पर बैठी रह गई। तभी उसको लगा कोई उसके आसपास आकर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उसके बराबर में आकर बैठ गया। वह काले रंग का, बड़ी बड़ी मूछें, गालों पर एक बड़ा सा मस्सा। उसने बहुत ही लंबे लंबे वस्त्र पहन रखे थे। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। अरुंधति ने उसे अपने पास रखा पानी निकालकर उसे आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, आपको प्यास लगी है? उस आदमी ने अरुंधति को देखा। अरुंधति को देखकर उसकी आंखें चमक उठी
उसने अपना हाथ बढ़ाकर वह पानी ले लिया। पीते हुए कहा, पुत्री आप यहाँ अकेले बैठ कर क्या कर रही हैं? इस तरह अकेले बैठना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी दासी माया भी है। वह मेरे साथ कुछ मीठा लेने गई है। क्या आपको भी मीठा पसंद है? वो मासूमियत से उस आदमी से पूछने लगी। आदमी ने कहा, मुझे भी बहुत ही मीठा पसंद है। वैसे आप किसकी पुत्री हैं और कहाँ रहती है? उस आदमी की अरुंधति की मासूमियत साफ दिख रही थी। उसकी सुंदरता से प्रभावित हो रहा था। हमारा नाम अरुंधति है। मेरे पिता का नाम देवराय है। मेरे पिता एक छोटे पद पर महल में कार्य करते हैं और यही मैं महल के पास में ही रहती हूँ। इतने में माया गर्मा-गर्म जलेबी ले आई। अब तीनों जलेबी खाकर आपस में बातें करने लगे। माया ने अरुंधति से बताया कि यहाँ से एक धर्मशाला में जादू दिखाने वाला आया है। सब वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। यह सुनकर अरुंधति उत्साहित होगी। चलो हम भी चलते हैं। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होगी। व्यक्ति की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, अच्छा मेरा प्रणाम, अब हम लोग चलते हैं। वे हाथ हिलाते हुए उस व्यक्ति से विदा लिया और वहाँ से चली गई। महाराज आप कहाँ थे? इतनी देर से हम लोग पूरे उत्सव में आपको ढूंढ रहे थे। एक लंबा चौड़ा सख्त काठी का आदमी जिसका रंग भी काले रंग और वेशभूषा बिल्कुल अलग थी, वह उस आदमी के पास आकर कहने लगा, और महाराज आप मीठा खा रहे हैं? आपको मीठा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई नहीं थे, ये थे जौनपुर के राजा थे जो पतंग उत्सव का जायजा लेने के लिए अपने सेनापति के साथ निकले हुए थे। हाँ, लेकिन मुझे आज यह मीठा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए राजा अपनी जगह से खड़े होते हुए उस तरफ देखने लगे जहाँ से अरुंधति गई हुई थी। महाराज आप इधर उधर क्या देख रहे? सेनापति ने जब राजा को दूसरी तरफ देखते हुए देखा तो पूछने लगे, कुछ नहीं, चलो वापस। राजा अपने आगे कदम बढ़ाते हुए कहने लगे। इधर अरुंधति धर्मशाला में पहुंच गई। वहां पर बहुत ही भीड़ थी। वह दोनों भीड़ को चीरते हुए आगे एक गोल मेज के पास पहुंच गई और माया के साथ उन कुर्सियों पर बैठ गई। धर्मशाला वाले लोग खाने पीने की चीज़ अन्य मेजों पर पहुंचा रहे थे। उसी के बिल्कुल बगल में नयन और राजकुमार राज बैठे थे। उनकी मेज पर खाना और शराब पास में रखे हुए थे और नयन उनके पास खड़ी थी। राजकुमार राज के दोनों भाई वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। माया ने इशारे से एक व्यक्ति को बुलाया और कुछ खाने पीने की चीज़ मंगवाई। राजकुमारी नयन ने अरुंधति को देखा तो वह गुस्से से लाल गई। वह अपने मन में सोचने लगी, यह हर जगह राजकुमार को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि राजकुमार भी आज मेरे हो जाए और ये हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। मुझे इससे नफरत है। उसने एक दासी की तरफ इशारा किया। दासी उसके पास आई तो उसके कान में कुछ कहने लगी। दासी का इशारा समझ के 2 शराब के पात्र लाई। एक उसने राजकुमार राज के सामने रख दिया और एक पात्र को अरुंधति की तरफ बढ़ गई। राजकुमारी जी, आपको नयन ने भेजा है, वह इसको भेज कर आपसे क्षमा मांग रही है। दासी ने उस पात्र से एक शराब का गिलास निकाल कर अरुंधति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरुंधति एक सीधी सी मासूम सी लड़की थी। उसने मुड़कर देखा जहाँ राजकुमार राज किसी और की तरफ देख रहे थे और नयन की इशारे से इस तरह जाहिर किया कि वह उससे माफ़ी मांग रही है। अरू भी खुश होकर दासी के हाथ से लेकर पानी पीने लगी और सामने की तरफ देखने लगी जहाँ पर जादूगर अपने जादू दिखा रहा था। इधर राजकुमार भी शराब के घूंट धीरे धीरे लेकर सामने की तरफ देख रहे थे। तभी एक भागदड़ मच गई, शोर शराबा मच गया। जल्दी निकलो, डाकू आ गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। अरुंधति माया के सर घबराते हुए धर्मशाला से बाहर निकलना चाहा, तभी देखा कि ढेर सारे काले कपड़े पहने हुए डाकू धर्मशाला के बाहर कत्ल कर रहे हैं, सामान छीन रहे हैं। वही राजकुमार राज ने नयन से कहा कि धर्मशाला के एक कमरे में जाकर रुक जाए और तब तक मैं अभी आता हूँ। वह ये कहकर अपने धर्मशाला में छिपे हुए अपने सैनिकों के साथ बाहर निकल गई। इधर अरुंधति को अजीब सा महसूस हो रहा था। माया ने उससे कहा, माया एक कमरा ले लो, मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए अरुंधति ऊपर बने कमरे की तरफ चली गई और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर माया धर्मशाला चलने वाले व्यक्ति के पास गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इतने में ढेर सारे काले कपड़े पहने आदमी धर्मशाला के अंदर घुस गए और लड़कियों को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगे। नयन ने जब ये देखा तो ऊपर बने हुए कमरे के अंदर जाकर छिप गई। तभी नीचे से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी, जैसे आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा। तलवारों के आपस में लड़ने की आवाज़ आ रही थी। इधर कमरे में अरुंधति की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। उसे पसीना आ रहा था। अपने कपड़े को इधर उधर खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। एक तेज आवाज़ से उसका कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नकाबपोश जिसके चेहरे पर अपनी आंखों पर काला मास्क लगा हुआ था उसके कमरे में आया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कपड़े को उतार रहा था और बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। इस बिस्तर पर अरुंधति भी मछली की तरह तड़प रही थी। उधर ही काले कपड़े पहने व्यक्ति भी मछली के साथ तड़प रहा था। जब उसका हाथ माया के मुलायम शरीर पर पड़ा तो उसे अरुंधति बहुत ही सुंदर नजर आई। वह नकाबपोश बिना कुछ देर किए अरू के ऊपर आ गया। अरुंधति उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए कोशिश कर रही थी
उस व्यक्ति ने उसके दोनों हाथों को ऊपर से पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों पर रख दिया और जानवरों की तरह उसके होठों को चूमने और करने लगा। अरुंधति विरोध कर रही थी, वह भी उसका साथ देने लगी। फिर कुछ देर बाद अरुंधति मूर्छित हो गई। उस व्यक्ति को अरुंधति का चेहरा नशे की हालत में साफ नहीं दिख रहा था। उसने अपने हाथ से एक नीले रंग की नगों वाली अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी और होठों से चूमते हुए कहने लगा, ये अंगूठी से मैं अब तुम्हें पहचान जाऊंगा। ये कहते हुए उसके बगल में लेट गया और उसे बाहों में भर लिया। एक बार फिर से उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह भी नींद की गहराइयों में चले गए। 3 घंटे बाद अरुंधति की आंखें खुली। उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, वह कहाँ पर है। फिर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी चीख निकल गई। फिर उसने अपने आप को देखा, वह पूरी तरह से और उसके बगल में देखा तो कोई नहीं था। वह व्यक्ति इसको छोड़कर जा चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर बिस्तर से जल्दी से उतरकर अपने कपड़े पहनने लगी और अपने निशानों को छुपाते हुए अपने आप को दुरुस्त किया। उधर माया हर कमरे में अरुंधति को ढूंढ रही थी। अरुंधति अपने कमरे से बाहर निकली। माया तेजी से उसके पास आई, लेकिन उसको देखकर चुप गई। माया को देखकर उसने उसे गले लगाते हुए खूब रोने लगी। माया उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए उसे शांत करने लगी और जब अरु शांत हुई तो उससे अलग होते हुए कहा कि इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, घर पर तो बिल्कुल भी नहीं। अरुंधति ने आंसू को पूछते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन वह कौन है? उसको ऐसा कैसे छोड़ दे? माया में कुछ क्रोधित होते हुए अरु से कहा, मुझे नहीं पता वे कौन है, बस जब मैं उठी तो मेरे हाथ में ये अंगूठी थी। उसने माया को अंगूठी दिखाते हुए कहा और फिर अरुंधति ने अंगूठी को निकाल कर वहीं पर फेंक दिया। आपने अंगूठी क्यों फेंक दी? माया ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे ये एक बड़ा बुरा सपना समझकर भूल जाना होगा। वो रोते हुए आगे बढ़ गई। वह पीछे से वह अंगूठी किसी ने उठा लिया था। वर्तमान समय फिर क्या हुआ? माया अरुंधति ने देखा। माया अरुंधति की पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए एकदम शांत हो गई। अरुंधति ने देखा माया सो गई है। उसने धीरे से माया को उसके बिस्तर से ठीक से लिटाया और खुद भी अपने बिस्तर पर हर्ष के साथ लेट गई। वह अरुंधति के अतीत के बारे में सोच रही थी। वह कौन इंसान हो सकता है और वह अंगूठी कहाँ होगी? अभी सब नहीं सोच रहे थे। अब मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी ही उठना होगा। अरुंधति को ये नहीं मालूम था कि एक दूसरे दिन उसके लिए नई मुसीबत इंतजार कर रही थी।